नमस्ते दोस्तों। आज हम बहुत ही जरूरी विषय पर बात करेंगे, फंगल इन्फेक्शन। खास तौर पर हम दो तरह के फंगल इन्फेक्शन के बारे में जानेंगे, एस्परजिलोसिस और पेनिसिलियोसिस। हो सकता है आपने इनके बारे में उतना न सुना हो जितना कॉमन कोल्ड के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन सीरियस हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। अब आप सोच रहे होंगे, फंगी जैसे मशरूम्स जो मैं खाता हूं? वेल, नॉट एग्जैक्टली। हालांकि कुछ फंगी डिलिशियस और सेफ होते हैं, लेकिन कुछ इलनेस भी कर सकते हैं। एस्परजिलोसिस और पेनिसिलियोसिस हवा में मौजूद टाइनी फंगल स्पोर्स को अंदर लेने से होते हैं। ज्यादातर समय हमारा शरीर उनसे आसानी से लड़ लेता है, लेकिन कभी-कभी ये इन्फेक्शंस का कारण बन सकते हैं, खासकर उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। यह याद रखना जरूरी है कि ये इन्फेक्शन कंटेजियस नहीं होते हैं। चलिए शुरू करते हैं एस्परजिलोसिस से। यह इन्फेक्शन एस्परजिलस नामक फंगस के कारण होता है। यह आश्चर्यजनक रूप से कॉमन है। एस्परजिलस स्पोर्स हर जगह होते हैं। ये हवा में होते हैं, घर के अंदर और बाहर दोनों जगह। ज्यादातर हेल्थी लोगों के लिए इन स्पोर्स को अंदर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वीकेंड इम्यून सिस्टम्स वाले लोगों के लिए, जैसे कीमोथेरेपी करा रहे लोग या एचआईवी एड्स से पीड़ित लोग, एस्परजिलस एक गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। एस्परजिलस इन्फेक्शंस शरीर के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं, मोस्ट कॉमनली फेफड़ों को। एस्परजिलोसिस की सिवेरिटी बहुत भिन्न हो सकती है, हल्के लक्षणों जैसे खांसी से लेकर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जैसे न्यूमोनिया तक। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एस्परजिलोसिस है? लक्षण ट्रिकी हो सकते हैं, क्योंकि ऑफ्टन ये अदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस की तरह होते हैं। आपको ये एक्सपीरियंस हो सकते हैं, लगातार खांसी। ये खांसी सूखी हो सकती है या कफ पैदा कर सकती है। कभी-कभी खून भी आ सकता है। सांस लेने में तकलीफ। थोड़ा सा भी काम करने पर आपको ब्रेथलेसनेस महसूस हो सकती है। घरघराहट। सांस लेते समय, खासकर सांस छोड़ते समय व्हिस्लिंग की आवाज आना। बुखार और ठंड लगना। ये आपके शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने के संकेत हैं। सीने में दर्द। यह तेज या हल्का दर्द हो सकता है, ऑफन सांस लेने पर वर्स हो जाता है। यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण एक्सपीरियंस करते हैं, खासकर यदि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना क्रूशल है। सफल इलाज के लिए अर्ली डिटेक्शन जरूरी है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और क्रॉनिक लंग डिजीजेस आपके रिस्क को बढ़ा सकते हैं। टीबी का पिछला इतिहास फेफड़ों में स्कार्स छोड़ सकता है, जिससे उनमें फंगल ग्रोथ का खतरा बढ़ जाता है। एस्परजिलोसिस के लक्षणों और रिस्क फैक्टर्स को समझना खुद को और अपने प्रियजनों की रक्षा करने की दिशा में पहला कदम है। अब चलते हैं हमारे दूसरे फंगल फो पेनिसिलियोसिस की ओर। यह इन्फेक्शन पेनिसिलियम नामक एक अलग तरह के फंगस के कारण होता है। जी हां, वही फंगस जो हमें एंटीबायोटिक पेनिसिलिन देता है, इन्फेक्शंस भी पैदा कर सकता है। एस्परजिलस की तरह पेनिसिलियम भी हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह पाया जाता है। हालांकि पेनिसिलियोसिस एस्परजिलोसिस से कम कॉमन है और आमतौर पर उन लोगों को प्रभावित करता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीकेंड होता है। पेनिसिलियम इन्फेक्शंस शरीर के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फेफड़ों, साइनसेस और ब्लड स्ट्रीम को। इसकी सिवेरिटी हल्के एलर्जी से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस तक हो सकती है। पेनिसिलियोसिस को समझना, लक्षण और कारण। चूंकि पेनिसिलियोसिस शरीर के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए लक्षण सिग्निफिकेंटली भिन्न हो सकते हैं। यहां कुछ सामान्य संकेत दिए गए हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। सांस से जुड़े लक्षण। एस्परजिलोसिस की तरह पेनिसिलियोसिस से खांसी, सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट और सीने में दर्द हो सकता है। साइनस की समस्याएं। अगर साइनसेस संक्रमित होते हैं, तो आपको चेहरे में दर्द, दबाव, नाक बंद होना और डिस्चार्ज का अनुभव हो सकता है। त्वचा में संक्रमण। पेनिसिलियम त्वचा पर रैशेस, लीजन्स या अल्सर्स भी पैदा कर सकता है, खासकर वीकेंड इम्यूनिटी वाले लोगों में। सिस्टेमिक इन्फेक्शन। गंभीर मामलों में इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से फैल सकता है, जिससे बुखार, ठंड लगना और ऑर्गन डैमेज हो सकता है। वीकेंड इम्यून सिस्टम्स वाले लोगों को पेनिसिलियोसिस होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसमें एचआईवी एड्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और कैंसर ट्रीटमेंट कराने वाले लोग शामिल हैं। पेनिसिलियोसिस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जरूरी है। निदान।
हिडन एनिमी की पहचान करना। डॉक्टर एस्परजिलोसिस या पेनिसिलियोसिस का डायग्नोज कैसे करते हैं? यह ट्रिकी हो सकता है क्योंकि लक्षण अक्सर अदर कंडीशंस की मिमिक करते हैं। आम तरीकों में शामिल हैं शारीरिक जांच, डॉक्टर आपके लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। इमेजिंग टेस्ट्स, एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन फेफड़ों और अन्य अंगों को विजुअलाइज करने में मदद कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट्स, एंटीबॉडीज या फंगल एंटीजेंस का डिटेक्ट कर सकते हैं। स्प्यूटम कल्चर, स्पेसिफिक फंगस की पहचान करने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे स्प्यूटम सैंपल की एग्जामिन की जा सकती है या उसे कल्चर्ड किया जा सकता है। बायोप्सी, कुछ मामलों में फंजाई की उपस्थिति के लिए टिश्यू की एग्जामिन करने के लिए बायोप्सी जरूरी हो सकती है। एक्यूरेट डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट जरूरी है। फंगी का मुकाबला। ट्रीटमेंट ऑप्शंस। एक बार एस्परजिलोसिस या पेनिसिलियोसिस का डायग्नोज हो जाने के बाद अगला कदम ट्रीटमेंट का सबसे अच्छा तरीका डिटरमिन करना है। इन इन्फेक्शंस का मुकाबला करने के लिए एंटीफंगल मेडिकेशंस उपलब्ध हैं। ट्रीटमेंट का स्पेसिफिक टाइप और ड्यूरेशन इन्फेक्शन की सिवेरिटी और मरीज के ओवरऑल हेल्थ पर निर्भर करता है। दुर्लभ मामलों में इन्फेक्टेड टिश्यू को हटाने के लिए सर्जरी जरूरी हो सकती है। लक्षणों को मैनेज करने और मरीज के ओवरऑल वेलबींग को बेहतर बनाने के लिए सपोर्टिव केयर मेजर्स जरूरी हैं। फंगल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट लंबा हो सकता है। ऑफ्टन दवाओं के वीक्स या मंथ्स भी लग सकते हैं। सफल रिकवरी के लिए प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट प्लान का एडहेरेंस जरूरी है।